Hello students of 8th class. Today I am going to teach you lesson number 2 of your SST, and this is the rise and growth of the British power, मतलब ब्रिटिश शक्ति की वृद्धि और उसका विकास, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. एंड द फर्स्ट टॉपिक इज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी. इंग्लिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बारे में. A group of merchants established the East India Company after receiving the grant from Queen Elizabeth I in the year 1600 AD. Their main aim was to establish the trade in the East. They set up their first factory in Surat in the year 1612 AD. Thereafter in Bombay, Calcutta and Madras. मतलब जो 1600 एडी में व्यापारियों का एक समूह जो था उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को रानी एलिजाबेथ वन से उपहार में पाकर स्थापित किया. उनका जो मेन एम था वो व्यापार को ईस्ट में स्थापित करना था और उन्होंने 1612 एडी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में सेटअप की और उसके बाद बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल में. ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में दे रखा है. In the early 17th century, the British planned to establish a trading body in Bengal. They requested the Mughal emperors to grant them several trading privileges. The Mughal empire became very weak after the death of the Aurangzeb in 707. मतलब क्या दे रखा है इसमें, 17th सेंचुरी में जो ब्रिटिश ने बंगाल में एक ट्रेडिंग बोर्ड इस्टेब्लिश करने का प्लान किया. उन्होंने मुगल एम्पायर से रिक्वेस्ट की कि वे उन्हें कुछ व्यापारिक अधिकार उपहार में दे दें, यानी कि व्यापार करने के जो अधिकार है वो उनको उपहार में दे दिए जाएं. 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल एम्पायर था वो कमज़ोर पड़ गया और इसी एडवांटेज को लेते हुए जो कंपनी ने अपनी ताकत को बढ़ाने का ऑपरेशन बंगाल में शुरू किया, जो कि भारत प्रांत का सबसे अमीर है. ठीक है, आगे उन्होंने क्या किया, उन्होंने 1717 में बिना किसी कस्टम कर्तव्य का भुगतान किए सामान को एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने में सफलता हासिल की. यानी कि वो अब किसी भी कस्टम का भुगतान नहीं करते थे, ना कोई टैक्स पे करते थे, कुछ भी नहीं करते थे, सीधा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते थे. तो जो कंपनी और बंगाल के नवाबों के बीच जो युद्ध था वो 18वीं शताब्दी के हाफ में तीव्र गति से आ गया, यानी कि युद्ध ने नया मोड़ ले लिया. इस समय बंगाल पर मुर्शिद कुली खान, सुजाउद्दीन और बाद में अलीवर्दी खान के द्वारा शासन किया गया. जो अलीवर्दी खान ने कंपनी के लिए 2 कंडीशन रखी, या तो वो कंपनी को माननी थी या फिर बंगाल से व्यापार में लॉस करना था. और वो दो कंडीशन क्या थी. नंबर 1, द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी इन्वॉल्व्ड इन प्राइवेट ट्रेड विल पे कस्टम ड्यूटी और द प्रिविलेज ऑफ नॉट पेइंग द ड्यूटी विल बी विदड्रॉ ऑल टुगेदर. मतलब जो निजी व्यापार में शामिल कंपनी के अधिकार कस्टम जो थे, कस्टम शुल्क का भुगतान करेंगे, या फिर जो शुल्क का भुगतान न करने का जो विशेषाधिकार वो पूरी तरह से हटा लिया जाएगा. या तो फिर निजी कंपनी भी उसका कस्टम का शुल्क का भुगतान करेगी, या फिर वो विशेषाधिकार जो था वो बिल्कुल हटा दिया जाएगा. सेकेंड है, द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी विल नॉट एक्सटेंड इट्स फोर्टिफिकेशंस. मतलब कंपनी के जो अधिकारी थे वो अपने दुर्ग का विस्तार नहीं करेंगे. ठीक है, आगे देखो ये दे रखे हैं कुछ गवर्नर्स ऑफ बंगाल, जैसे रॉबर्ट क्लाइव 1757, उनके गवर्नर्स, बंगाल के गवर्नर्स और उनके काल के बारे में दे रखा है. आगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के दे रखी हैं और द लेटर मुगल्स दे रखे हैं. ये आपने क्या करने हैं, रीड करने हैं. ठीक है, आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे रिकवरी ऑफ कलकत्ता. रॉबर्ट क्लाइव along with the Admiral Washington and his fleet were settled in Calcutta from Madras by the company to recaptured Calcutta in early 1757. मतलब क्या दे रखा है इसमें, 1757 में कंपनी के द्वारा एडमिरल वेस्टन को रॉबर्ट क्लाइव के साथ और उसकी फ्लीट को मद्रास से कलकत्ता में सेटल कर दिया गया था. जो सिराजुद्दौला ने क्लाइव के साथ एक संधि पर हस्ताक्षर किए, और वो संधि क्या थी कि कंपनी ने अपनी अधिकार वापस लिया और वो फ्रीली व्यापार शुरू कर दिया. उन्होंने कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उन्होंने प्रॉमिस किया कि वे नवाब की सरकार में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे, और हालांकि ये वादा उन्होंने नहीं निभाया. ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं द बैटल ऑफ प्लासी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो कब से, इसका काल कहाँ से शुरू था? 1757 AD से। आफ्टर गेटिंग द न्यूज ऑफ द फॉल ऑफ द फोर्ट विलियम, द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी इन मद्रास विदाउट एनी डिले सेंट देयर फोर्सेस टू कलकत्ता अंडर रॉबर्ट क्लाइव एंड एडमिरल वैटसन। यानी कि जो फोर्ट विलियम के गिरने की खबर सुनते ही मद्रास ने कंपनी के अफसरों को बिना किसी देरी के अपनी फोर्स के साथ रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल वॉस्टन के नेतृत्व में कलकत्ता भेज दिया। कलकत्ता पहुंचने के बाद जो क्लाइव थे, उन्होंने मनकीचंद कलकत्ता के इंचार्ज, नवाब के ऑफिसर्स, मीर जफर, नवाब आर्मी के चीफ कमांडर आदि का सपोर्ट मिल गया उनको। वे सभी सिराजुद्दौला को डिस्पोज करना चाहते थे। और फाइनली क्या हुआ? 23 जून 1757 को नवाब आर्मीज और कंपनी का पलासी में आमना सामना हुआ। और जो नवाब आर्मी के एक बड़े भाग ने इस युद्ध में भाग नहीं लिया था, अंत में सिराजुद्दौला को जब्त करके मार दिया गया और जो मीर जफर थे उनको बंगाल का नया नवाब बनाया गया। जफर ने इनाम के तौर पर ब्रिटिश को बंगाल के 24 डिस्ट्रिक्ट की जमींदारी सौंप दी। उन्होंने बंगाल में सारी फ्रेंच सेटलमेंट भी इंग्लिश को सरेंडर कर दी गई थी। ठीक है, ये था, क्या था? पलासी का युद्ध था। आगे हम पढ़ते हैं मीर जफर 1757 से 60 AD एंड मीर कासिम 1761 से 64 AD। Mir Jafar was made the Nawab of Bengal after the Battle of Plassey by the British. He was not an efficient ruler. He was a puppet in the hands of the East India Company. Soon his son-in-law Mir Qasim was made the Nawab of Bengal by the company. जो पलासी के बैटल के बाद, पलासी के युद्ध के बाद ब्रिटिशों द्वारा मीर जफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। वो कोई एफिशिएंट शासक नहीं था, वह तो सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों की कठपुतली था। काम सारा ईस्ट इंडिया कंपनी ही करती थी। जल्द ही जो उसका सन इन लॉ था मीर कासिम, कंपनी द्वारा उसको नवाब बना दिया गया। जो मीर कासिम थे वो बंगाल के एफिशिएंट शासक बने। उसने अपने आप को कंपनी के कंट्रोल से फ्री करने की कोशिश की कि वो नहीं चाहते थे कि उनके ऊपर भी कंपनी का कंट्रोल रहे। वह बंगाल के आखिरी नवाब थे और अंत में कंपनी ने मीर कासिम को उनकी ड्यूटी से हटा दिया और दोबारा से मीर जफर को बंगाल का शासक बनाया। क्यों? क्योंकि जो मीर कासिम थे वो कंपनी पर विश्वास नहीं करते थे और उनको उनकी दखल अंदाजी पसंद नहीं थी। अंत में यह युद्ध बैटल ऑफ बक्सर कहलाया। ठीक है, अब पढ़ते हैं द बैटल ऑफ बक्सर 1764 AD। इसमें क्या दे रखा है? बिकॉज मीर कासिम कैप्ट लिमिट्स ऑन द ट्रेड प्रिविलेज ऑफ द कंपनी, देयरफॉर द कंपनी डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट हिम एंड डिफीटेड हिम 1763। मीर जफर वॉज अगेन रिनोव्ड एज द नवाब ऑफ बंगाल। मतलब जो मीर कासिम थे वो कंपनी के ट्रेड प्रिविलेज पर लिमिट्स लगा दी थी उन्होंने, और इसी कारण से कंपनी ने उसके विरुद्ध युद्ध डिक्लेयर कर दिया और 1763 में उसे हरा दिया। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल एम्पायर शाह आलम II के साथ एक गठबंधन बनाया जो अब अवध में रह रहे हैं। ब्रिटिश ने 1764 में बक्सर में इस कंबाइंड फोर्स को हरा दिया। उन्होंने हरा दिया और इस विजय के बाद ब्रिटिश ने बंगाल पर एक अनक्वेश्चनड अथॉरिटी स्थापित की और इसका अवध और मुगल एम्पायर पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज इलाहाबाद ट्रीटी पढ़ेंगे। पेज नंबर 24 पे है इलाहाबाद ट्रीटी 1765। This treaty was signed between Clive and Nawab Sujauddaulah. By this treaty, the Nawab gave to the company Allahabad and Kara. He also agreed to pay rupees 50 lakh as war compensation. Later, Clive signed the Treaty of Allahabad on 12th August 1765 with the Mughal Emperor Shah Alam II. इलाहाबाद ट्रीटी क्या होती है? संधि। तो इलाहाबाद संधि में क्या हुआ? यह संधि जो थी वो क्लाइव और शुजाउद्दौला के बीच हुई थी। इस संधि के अनुसार जो नवाब थे वो कंपनी को इलाहाबाद और कारा देंगे और जो वॉर कंपेंसेशन पर 50 लाख देने पर भी वो एग्रीड हो गए थे, सहमत हो गए थे। बाद में 12 अगस्त 1765 में क्लाइव ने मुगल एम्पायर शाह आलम II के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए। इस ट्रीटी में कंपनी मुगल एम्पायर को प्रोटेक्शन और बदले में उन्हें
26 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन देने की उन्होंने प्रॉमिस किया था, जिसके तहत उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की कंपनी को स्थायी दर्जा भी दे दिया था। ठीक है, तो ये थी इलाहाबाद ट्रीटी। आगे हम पढ़ेंगे डुअल गवर्नमेंट 1675 से 72। We have already studied that by the Treaty of Allahabad, the company had the right to collect revenue and control over the army in Bengal, including Bihar and Odisha. But the Nawab was given the right to look after the welfare of the people. This system was known as the dual system. मतलब जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं किसके बारे में, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में। तो जो बिहार, उड़ीसा और बंगाल में कंपनी को रिवेन्यू कलेक्ट करने का बंगाल में आर्मी पर अधिकार था उनको, कंपनी को, यानी कि वो क्या कर सकते थे, जो रिवेन्यू वगैरह थे वो कलेक्ट करने का अधिकार कंपनी को था। लेकिन जो नवाब थी उसको जनता के कल्याण की देखभाल करने का अधिकार दिया गया था, और जो ये सिस्टम था यही ड्यूअल सिस्टम के नाम से जाना गया। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 25 पे द ब्रिटिश रिलेशंस विद मैसूर, यानी कि मैसूर के साथ ब्रिटिश के रिलेशंस कैसे थे। इन 1761 हैदर अली was the king of the Mysore. He was a very efficient and ambitious ruler and later became the most powerful ruler in the south. He wanted to expand his power at the cost of his neighbors. The Marathas, the British and the Nizam of Hyderabad were very jealous of हैदर अली ग्रोथ टू पावर। मतलब 1761 में जो हैदर अली मैसूर के राजा थे वह एक बहुत एफिशिएंट और एम्बिशियस शासक थे और बाद में साउथ में एक शक्तिशाली शासक बन गए। वे किसी भी कीमत पर अपनी शक्ति को अपने नेबर्स तक फैलाना चाहते थे। जो हैदर अली की बढ़ती शक्ति से मराठा और ब्रिटिश और हैदराबाद के जो निजाम थे वो बहुत जेलस थे। हैदर अली की पावर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक मराठा हैदराबाद के निजाम के साथ एक अलायंस बनाई और अगले 30 सालों के दौरान ब्रिटिश ने मैसूर के विरुद्ध वॉर यानी कि विरुद्ध लड़ाइयाँ लड़ी। ठीक है, और यही लड़ाई जैसे कि द फर्स्ट एंग्लो वॉर, द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर यानी कि 1767 से 69 एडी तक। तो इसमें क्या था, द मराठास, द निजाम एंड द नवाब ऑफ कर्नाटक टुगेदर यूनाइटेड अगेंस्ट हैदर अली। मतलब क्या था, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में जो मराठा थे, निजाम और कर्नाटक के नवाब थे वो एक साथ हैदर अली के विरुद्ध थे। बदले में हैदर अली ने निजाम और मराठा दोनों को टेरिटोरियल गेन्स का प्रोमिस यानी कि क्षेत्रों का गेन्स का प्रोमिस करके अपने में मिला लिया। उसने आरकोट पर अटैक किया और मद्रास तक पहुंच गया वो। ब्रिटिश ने उनके साथ पारस्परिक पुनरागमन पर संधि की। ब्रिटिश ने हैदर से वादा किया कि वह उनकी मदद करेंगे अगर कभी उसने किसी भी दूसरी शक्ति पर उसमें आक्रमण कर दिया तो। ठीक है, नेक्स्ट आता था सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर 1780 से 84 एडी तक। द ब्रिटिश डिड नॉट एक्सेप्ट द टर्म्स ऑफ द ट्रीटी ऑफ 1769। दे वर also not ready to help Hyder when the Marathas attacked Mysore in 1771। यानी कि सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या हुआ था, 1769 की संधि को ब्रिटिश ने स्वीकार नहीं किया। 1771 में जब मराठा ने मैसूर पर अटैक किया तो ब्रिटिश उनकी मदद करने को तैयार नहीं थे। अंत में क्या हुआ, हैदर ने फिर से निजाम और मराठा से हाथ मिला लिया। उन्होंने इकट्ठे होकर दो वॉर 1780 और 82 में ब्रिटिश को हराया। हैदर जो थे वो 12 दिसंबर 1782 में मर गया और उसके बेटे टीपू सुल्तान ने सफलता हासिल की। टीपू ने ब्रिटिश को 1784 में मैंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव डाला। दोनों ने संधि पर लास्ट में हस्ताक्षर कर दिए। ठीक है, नाउ वी विल रीड द थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर 1790 to 92। The British entered into an alliance with the Maratha and the Nizam. The marched towards the Seringapatam, the capital of Tipu Sultan। यानी कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में क्या था, ब्रिटिश के जो मराठास थे और निजाम के साथ मिलकर सेरिंगापट्टनम पर की तरफ एंटर्ड किया जो कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टीपू बहादुरी से लड़ता रहा जब तक वह 1792 में सेरिंगापट्टनम की संधि पर सेटिस्फाई नहीं हो गया था। नाउ नेक्स्ट इज द फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर
1799 AD, the British again marched against Tipu Sultan in April 1799 to completely deprive his territories. In this war, Tipu died after offering tough resistance, and Seringapatam was captured by the British. They also annexed the territories of Kanara, Coimbatore, Dharmapur and the entire sea coast of Mysore. क्या हुआ था फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में? ब्रिटिश ने दोबारा 1799 में टीपू सुल्तान के विरुद्ध मार्च किया। उसकी जो टेरिटरीज थी, उसकी टेरिटरीज को कंप्लीटली डेप्राइव करने के लिए उन्होंने मार्च किया था। इस युद्ध में टीपू मारा गया और सेरिंगापट्टनम ब्रिटिश के द्वारा कैप्चर्ड कर ली गई थी। ओके, तो ये था हमारा हाफ चैप्टर जो हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। एंड द फर्दर चैप्टर वी विल बी कंटिन्यूइंग इन नेक्स्ट क्लास। ओके।